दोस्तों, विदेशी उत्पादों के खिलाफ आंदोलन चलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव दीक्षित की संदिग्ध मौत एक जांच का विषय है। यदि आज राजीव दीक्षित जिंदा होते तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते, लेकिन फिर मात्र 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। एकदम अचानक से छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने से रायपुर के अपोलो अस्पताल में रात को दम तोड़ देंगे, इस बात पर किसको भरोसा हो सकता है। इसके अलावा पता नहीं क्या सोचकर इस रहस्यमय मृत्यु के बावजूद राजीव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। हरिद्वार में राजीव दीक्षित की अंतिम संस्कार से ठीक पहले शोक सभा में खुद स्वामी रामदेव ने कहा कि उन्हें एक पल के लिए विश्वास नहीं हो रहा है कि राजीव चले गए। राजीव दीक्षित स्वामी रामदेव के भारत स्वाभिमान आंदोलन की असल शक्ति थे। उन्होंने पेप्सी और कोक के खिलाफ बड़े आंकड़े भी जमा किए थे। देखिए दोस्तों, राजीव भाई का मानना था कि भारत का पूरा मौजूदा सिस्टम पश्चिमी देशों पे आश्रित है, जिसे बदलने की जरूरत है। भारत के एजुकेशन सिस्टम के मैकलाने की देन बताने वाले राजीव भाई के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट है। यहाँ की जुडिशनरी और लीगल सिस्टम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून की फोटोकॉपी जैसी है, जिसके कई कानून भारतीयों का अपमान करने वाले हैं। इसे बदला जाना चाहिए। इकोनॉमी सिस्टम के बारे में राजीव का कहना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। इनका दावा था कि देश का 80% टैक्स रेवेन्यू नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से में चला जाता है। भारत के बजट सिस्टम को ब्रिटेन से प्रेरित बताने वाले राजीव 500 और 1000 के नोट को बंद कर देने की सलाह अक्सर देते थे। इसके हिसाब से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण भारत के सबसे बड़े दुश्मन है, जो भारत को आत्मघाती स्थिति में लेके जा रहा है। दोस्तों, भारत में रामराज स्थापित करने के धूर समर्थक राजीव भाई के मुताबिक भारत में मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद आधारित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि एलोपैथी शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इससे पैसा विदेश चला जाता है। उनके मुताबिक विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, देश का पैसा बाहर चला जाता है। विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर हम भारतीयों को बेचती है और भारत का पश्चिमीकरण हो रहा है। अपने कैंपों में इन्होंने भारतीय कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन भारतीय कंपनियां और कौन नहीं। दोस्तों, इसलिए देश में राजीव दीक्षित के लाखों प्रशंसकों और हजारों जानकारों को विश्वास नहीं हुआ था कि राजीव दीक्षित की सहसा और अकाल मृत्यु किसी साजिश का नतीजा तो नहीं। यह साजिश करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां भी हो सकती है, और इस पर इसलिए ज्यादा एतबार होता है कि आखिर योग और शरीर के हर हरकत की जानकारी रखने वाले राजीव दीक्षित अपने शरीर के इस विकार के बारे में कैसे नहीं जान पाए। बाकी सब छोड़िए, खुद का चेहरा देखते ही और हृदय रोग की जानकारी देने वाले स्वामी रामदेव को भी राजीव का यह आसन रोग समझ में नहीं आया। जो इंसान 20 सालों से कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन अचानक दिल का दौरा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, दिल का दौरा जिन कारणों से पड़ता है उनमें कोकीन, सिगरेट, कैस्ट्रोल, भयानक ठंड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और मोटापा प्रमुख है। राजीव का शरीर कुछ भारी जरूर था, लेकिन बाकी किसी भी लक्षण से प्रभावित नहीं थे। जहां तक ठंड की बात है, भिलाई और रायपुर में आज की तारीख में एयर कंडीशन चल रहे हैं, फिर भी अपोलो अस्पताल रायपुर ने औपचारिक रूप से बताया कि राजीव दीक्षित की मृत्यु दिल का दौरा और धड़कन रुक जाने से हुई। यह किसी डॉक्टर की भाषा नहीं हो सकती। कारण चाहे जो रहे, लेकिन आखिरकार सबकी मृत्यु दिल की धड़कन रुकने से ही होती है। राजीव दीक्षित 5000 ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनियों और भ्रष्टाचार से जुड़े बाहुबली नेताओं से लड़ रहे थे। उनके पास उन्हें खत्म कर देने के कारण मौजूद। विडंबना यह है कि खुद राजीव दीक्षित अपने भाषणों में कहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य का पता लगाना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, और अब इस सूची में खुद राजीव दीक्षित का नाम शामिल हो गया। दोस्तों, उनकी शव यात्रा में मौजूद लोगों ने शरीर में जहर की तरह नीला पड़ने की बात भी कही थी। क्योंकि शव का पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था, इसलिए आगे चलकर राजीव से जुड़े लोगों ने उनकी हत्या की आशंका जताई। कई बार उंगलियां रामदेव पर उठी, लेकिन रामदेव इस आरोप से इनकार करते रहे। बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने राजीव से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि तबीयत खराब थी, लेकिन वो एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते थे। एक मुद्दा यह भी उठा था कि राजीव की बॉडी को वर्धा ले जाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम में क्यों ले जाया गया। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गॉडमैन टू टाइकून। किताब में इस राजीव दीक्षित की हत्या से जुड़ी कई सवाल को उठाया गया था। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट गए और दलील दी कि किताब की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावे को स्वीकार करते हुए किताब पे बैन लगा दिया।
इसके बाद भी राजीव के समर्थकों सालों से उनकी मौत में किसी का षड्यंत्र का आरोप लगाते आ रहे हैं। इसी चलते 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजीव की हत्या हुई या स्वाभाविक मृत्यु, इस पर सवाल आज भी नहीं मिल पाया। दोस्तों, राजीव दीक्षित की रहस्यमय मृत्यु के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।